अपना वक्तव्य जो है प्रस्तुत करें। आवाज नहीं आ रही सर। सभी को नमस्कार। जी आवाज नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण दिवस है। हिंदू धर्म के अनुसार नवरात्रि की पहला दिन है, तो सभी प्रतिभागी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार की शुरुआत की जो नवरात्र है उसकी बधाई देता हूँ, आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। कोई भी समाज शास्त्री जब भी बात करते हैं सामाजिक मूल्य और संस्कृति हर समय हमारे संदर्भ के काम आते हैं। You cannot study society without referring to the culture। संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय संस्कृति की यदि बात करें, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि यूनिक है। हम समाज शास्त्री समाज विज्ञानी इसकी बात करते हैं कि यूनिक इसमें है कि अमेरिका में भी इस तरह की घटना है कि अलग अलग ज्योग्राफी, अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग चीजें पाई जाती है, लेकिन भारत में ऐसी एक देश है जिसमें आपको विविधताएं तो है और उस विविधताओं की जो आधार है वो है ज्योग्राफी, क्लाइमेट और उसकी रिचुअल्स, इसकी जो रीति रिवाज है, इसकी जो लैंग्वेज है, भाषाएं हैं, इन सभी को हम देखते हैं। तो कभी कभी अरुणाचल प्रदेश के लोगों से हमको लगता है कि तो कहीं अलग लोग तरह के लोग। कभी कभी हम केरला के लोगों से बात करते हैं तो लगता है कि कोई अलग है, तमिलनाडु के लोगों से बात करते हैं तो अलग है, लेकिन इसके बावजूद भी हम कहते हैं भारत। तो हम कहते हैं कि भारत के अंदर बहुत सारे भारत बसे हुए, लेकिन आत्मा जो है वो भारतीयता जो है वो एक एक तरह से हमको एक सांस्कृतिक पहचान देता है। हम भारतीय हैं, चाहे वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाओं से हम लोगों ने आजादी आंदोलन की लड़ने के बाद हम लोगों की राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और उस राष्ट्र निर्माण के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं। सो कहने की मतलब है कि व्हेन यू लुक एट एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि आपकी टॉपिक है, इस बारे में यदि बात करें, सोशियोलॉजिस्ट कैसे बात करेंगे, समाजशास्त्री किस तरह से बात करेंगे, किस तरह से विचारों को रखेंगे, इसकी क्या दृष्टिकोण होगी और इसको एक समाजशास्त्री जामा कैसे बनाया जाए। बिकॉज ए पर्सन हु इज टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट फ्रॉम ज्योग्राफी, a person talking about environment and sustainable development from economics, and person talking about environment and sustainable goal from political science are different। राजनीति शास्त्र हो, कानून की विद्यार्थी हो, अर्थशास्त्र हो, भूगोल इस विद्यार्थी हो, सबकी अपने अपने तरीके हैं। लेकिन हम समाजशास्त्री इसको क्यों पढ़ें और कैसे पढ़ें और कैसे देखें इस समस्या, ये हमारा आज के विषय में शायद हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। Why we should study environment, why important environment is important, why climate change के बारे में हर कोई घंटी बजा रहा है, चाहे वो पॉलिसी मेकर हो, चाहे वो समाज विज्ञानी हो, चाहे वो राजनेता हो, और चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे वो ग्रेटा हो, चाहे वो बहुत सारे लोग बात करते हैं, राजेंद्र सिंह हो, हर कोई बात करता है पर्यावरण पर्यावरण। जल, उत्तर प्रदेश सरकार हो, माननीय योगी जी की सरकार भी देखिए जल मिशन की बात करते हैं, एक तरह तरह की पर्यावरण की बात करते हैं, नमामि गंगे की बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री। क्यों? सो हम एज ए सोशल साइंटिस्ट इन जनरल, एज ए सोशियोलॉजिस्ट इन पर्टिकुलर, हम इसको एक समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में देखेंगे और इस परिप्रेक्ष्य की एक इतिहास है, लंबी इतिहास, और ये इतिहास कहीं ना कहीं लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। इसका मैं संदर्भ देके शुरू करूंगा। आप लोग कभी पार्सन्स को पढ़े होंगे, टालकट पार्सन्स, और उसकी एक किताब उनका है लिखी हुई, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, उन्होंने किताब लिखी 1936-37 में लिखा था, 36 और 37 में जो लिखा था उन्होंने। और इस कॉन्टेक्स्ट में अभी मैं क्लास ले रहा हूँ थोड़ी देर, तो 1936-1937 में जो स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन की बात करते हैं, दरवाजा बंद करो, तो उस किताब में जो
प्रीफेस होता है, आमुख हम लोग कहते हैं। उस किताब का पहला सेंटेंस, हु नाउ रीड्स स्पेंसर, आजकल स्पेंसर को कौन पढ़ता है। इनकी मतलब है स्पेंसर पार्सन्स के अनुसार उस समय प्रासंगिक थे, क्योंकि वो खुद विकास की बात करते थे, इवोल्यूशन की बात करते थे, इवोल्यूशनरी थ्योरी की बात करते थे। इसी तरह से मैं एक सवाल भी आप लोगों के सामने रखता हूँ। भारतीय समाजशास्त्र, इंडियन सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र की इतिहास में, समाजशास्त्र की साहित्य में, भारतीय समाजशास्त्र की साहित्य में, हु नाउ रीड्स राधा कमल मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी को कौन पढ़ते हैं। हम इसलिए सवाल उठाते हैं कि राधा कमल मुखर्जी आज की तारीख में जो माननीय प्रधानमंत्री, चाहे वो यूनाइटेड नेशन या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इस सारे जो लक्ष्य की बात करते हैं, सूचकांक की बात करते हैं, चाहे महबूबुल हक हो, चाहे अमर्त्य सेन हो, हर कोई बात करे, तो ये अब कर रहे हैं। राधा कमल मुखर्जी पहले किए थे। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय समाजशास्त्र की विषय की स्थापना हुई। ये इतिहास आपको सबको पता है, पहले बॉम्बे में और उसके बाद लखनऊ में हम लोग। अब हम इस, मैं आपको इतना मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसी विश्वविद्यालय की, इसी विभाग के एक मुखिया के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में मैं आपको वही यादें दिलाना चाहता हूँ कि भारत में समाजशास्त्र की विषय की यदि डिसिप्लिनरी हिस्ट्री, डिसिप्लिन की हिस्ट्री देखोगे, विषय की इतिहास देखोगे, उसके लिए हम आपको सभी को रिक्वेस्ट करेंगे, जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी, उनकी एक किताब है टी.एन. मदन। टी.एन. मदन एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्री, मानव शास्त्री है, जो इसी लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़े, लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। और राधा कमल मुखर्जी, टी.एन. मजुमदार, टी.एन. मदन के विद्यार्थी थे, सॉरी डी.पी. मुखर्जी के विद्यार्थी थे। उन्होंने एक किताब लिखी 2010-12 में, उसको छापा, प्रकाशित किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। यदि आप नहीं है, आपकी लाइब्रेरी में हो, जरूर पढ़िए, और जो फेलोशिप स्टूडेंट्स हो वो जरूर खरीद के पढ़े, या डिपार्टमेंट में नहीं है तो जरूर पढ़े, जो कि भारत की लखनऊ समाजशास्त्र की इतिहास आपको पता चले। सो उस किताब का नाम है सोशियोलॉजी एट लखनऊ, सोशियोलॉजी एट लखनऊ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने प्रकाशित। किसने लिखा है? प्रोफेसर टी.एन. मदन, जो कि राधा कमल मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, ए.के. सरन और डी.एन. मजुमदार, इन सब की विद्यार्थी थे। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम आपको ये बताना चाहते हैं, आज शताब्दी समारोह लखनऊ विश्वविद्यालय अपनी मना रहे, और इस शताब्दी समारोह में हम लोग अपनी को, इतिहास को जब जोड़ते हैं, मैं अपनी विभाग की तरफ से सभी जो विद्यार्थी, जो शिक्षकगण, जो सुन रहे हैं, उन सबको लखनऊ विश्वविद्यालय की स्वर्णिम 100 साल के इतिहास की तरफ से आप सबकी शुभकामनाएं हमको चाहिए, हम लोगों को। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे विभाग की तरफ से आपको सबको शुभकामनाएं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि राधा कमल मुखर्जी ही पहले व्यक्ति थे जो समाजशास्त्र विषय की स्थापना लखनऊ विश्वविद्यालय में शुरू की, उनकी नेतृत्व में, अगुवाई में। अब इसका टॉपिक से क्या रिलेटेड है ये तो बताना चाहिए। भाई, आपने हमको एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने के लिए बुलाया गया, बट कभी भी एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है, उनका नाम है चार्ल्स टिली, Tilly, चार्ल्स टिली। वो कहते हैं सोशियोलॉजी ग्रीव आउट ऑफ हिस्ट्री, समाजशास्त्र की जो उपज है वो इतिहास की वजह से। तो इतिहास को कभी हम दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि समाज को समझना है, मानवीय व्यवहार को समझना है, सामाजिक संबंधों को समझना है, संस्थाओं को समझना है, संस्थाओं के ताना बाना को समझना है, और उसकी संस्थाओं में, समाज में व्यवहारिक, इसमें जो द्वंदात्मक पहलू है, उन सबको समझना है। तो इतिहास के बिना नहीं समझ पाए। तो हिस्ट्री शुड बी ए स्ट्रॉन्ग रेफरेंस पॉइंट, एक महत्वपूर्ण संदर्भ। और इसी बात को बहुत सारे समाज विज्ञानी इस्तेमाल करते हैं, चाहे इंडोलॉजी की बात करिए, विद्या शास्त्र की, भारत विद्या की बात करिए, चाहे वो हिस्टोरिकल मेथड्स की बात करिए, चाहे वो कार्ल मार्क्स की बात करिए, चाहे वो डी.एन. धनागरे की बात करें, तो जी.एस. घुरिये की भी बात करिए, तो सभी लोगों ने इतिहास को एक महत्वपूर्ण संदर्भ
या रेफरेंस पॉइंट माना है। आप भी सभी का अपने अध्ययन में करते हैं जब हम स्टडी करते हैं। सो सोशियोलॉजी कैनॉट बी अवे फ्रॉम हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, समाज विज्ञान में, समाज शास्त्र में दो बातों को ज्यादा ध्यान। पहला टाइम, समय, क्योंकि सोसाइटी को देखना है, ह्यूमन बिहेवियर को देखना है, कम्युनिटी को देखना है। तो टाइम, कौन सी समय की बात करें भाई। अखिलेश जी को सबको पता होगा, प्राचीन भारत और भूमंडलीकृत भारत में बहुत अंतर है। उपनिवेशवाद के दौरान की भारत और डिजिटल इंडिया की भारत में बहुत अंतर है। 1980 से 90 तक हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। उस समय की विद्यार्थी के जीवन की समाज और आज के विद्यार्थियों के जीवन बहुत अंतर है। हम लोग सब शिक्षकों को गुरु की तरह मानते थे, भक्ति मार्ग में चले जाते थे। सर यदि बोलेंगे, सर की किताब देंगे तब हमारा कुछ काम चलेगा। और आज की तारीख में गुरुओं की भूमिका उस तरह से नहीं है, मार्गदर्शक के रूप में हो गई। लेकिन आज की तारीख में डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो भारत में, दुनिया में WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट इंफॉर्मेशन, नॉलेज इज एवरीवेयर, ज्ञान हर जगह। जौनपुर में हो, किसी पक्षी बस्ती की गांव में बैठा हो, वो भी नासा में क्या हो रहा है उसके बारे में सोचना चाहे तो चाहेगा। तो इफ यू वांट टू लर्न, और आपको ये भी चाहेगा कि अमेरिका में कौन सी कपड़े आए हैं वो भी आप जान सकते हैं। और तरह तरह की नकारात्मक कैसे लोग अपराध कर रहे हैं वो भी जान सकते हैं, सकारात्मक नकारात्मक। तो नॉलेज इज एवरीवेयर, इन्फॉर्मेशन इज एवरीवेयर। हवा में है, कहते हैं ज्ञान हवा में। हमारे समय में ज्ञान हवा में नहीं था, कॉन्टेक्स्ट अलग हो गया। तो इसलिए दो चीज बहुत समाज विज्ञान के लिए, समाज शास्त्रियों के लिए बहुत जरूरी, टाइम और स्पेस, टाइम और कॉन्टेक्स्ट। इन सभी चीजों को यदि हम एक समाज विज्ञानी के रूप में हम लोग देखते हैं, उसमें पहला चीज आता है क्या, कि हर कोई समाज सभ्यता की चुनौती क्या है। हर कोई समाज, चाहे पश्चिमी समाज की बात करो, भारतीय समाज की बात करो, ब्राह्मणी समाज की बात करो, एक सबसे बड़ी चुनौती है गैर बराबरी ढांचा। गैर बराबरी ढांचा की स्वरूप अलग अलग, जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंग, क्षेत्रीयता, निर्जातीयता, कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, रीजन, एथनिसिटी, बहुत सारे, इसको हम कहते हैं सोशल कैटेगरीज। तो हम समाज विज्ञानी, हम समाज शास्त्री, हम लोग क्या करते हैं, इन गैर बराबरी ढांचा की स्वरूप और उसकी कैटेगरीज को माध्यम से समाज की व्याख्या करते हैं, वर्णन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। यही तो हमारा काम है। और इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑन सोशल कैटेगरीज। छानबीन करते हैं, देखते हैं कि किसकी प्रभाव से क्या हो रहा है। 2022 के चुनाव में क्या जल जीवन मिशन की वजह से, नमामि गंगे की वजह से क्या भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में क्या दोबारा आ सकता है? नहीं आ सकता। पर्यावरण की बातें करेंगे तो नहीं आ सकता। उनको बात करनी पड़ेगी, जातिगत समीकरण की बात करनी पड़ेगी, चाहे कोई राजनीतिक दल। उत्तर प्रदेश की चुनाव 2022 की बात करेंगे तो जातिगत समीकरण, जाति के आधार पे ढांचा, जाति के आधार पे नेतृत्व, जाति के आधार पे सामाजिक मुद्दे, जो कि हम नहीं कह रहे, आप भी इसमें मेरे सहमत होंगे। रजनी कोठारी कह के चले गए और आज भी हम 2022 के चुनाव में देखेंगे, अभी भी देख रहे हैं। विभिन्न सभी राजनीतिक दल, ये कोई किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा, सभी सत्ता और शक्ति को जो हासिल करना चाहते हैं, सभी के अंदर जो गैर बराबरी ढांचे की कॉन्टेक्स्ट में कास्ट बिकम्स सीरियस पॉइंट। तो हम सोशल साइंसेस क्या कहते हैं, ये जो गैर बराबरी ढांचा है, इसको बराबरी, भागीदारी, साझेदारी में कैसे लाया जाए, इसी का हम लोग अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। और समाज को, समाज की ढांचा में असमान ढांचा को की पहचान करते हैं, उसकी एहसास दिलाते हैं और उस समस्या के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाते हैं, जागरूक कराते हैं। क्यों? क्योंकि हमको समाज की समस्याओं की हल करना है।
चाहे वो फिजिक्स की बात करें, एनवायरमेंट नेचुरल साइंस की बात करें, चाहे सोशियोलॉजी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, हर कोई समस्याओं की हल की तरफ चल रहा है। आप कहेंगे केवल फिजिक्स ही कर रहा है, या कंप्यूटर साइंस कर रहा है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, नासा कर रहे हैं, नो, हर कोई लगा है। फिलोसफी सब स्टूडेंट भी लगे हैं, इकोनॉमिक्स भी लगे, सोशियोलॉजी भी लगे। क्या प्रॉब्लम सॉल्व, साझेदारी, भागीदारी, बराबर, यही तो हम सब कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारी सामने जो 80 दशक से पहले, 70 दशक से पहले, आप लोग भी यदि समाजशास्त्र विषय के इतिहास को पढ़ोगे, समाजशास्त्र विषय के अध्ययनों को पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा ग्रामीण अध्ययन, उपनिवेशवाद के बाद समाज में परिवर्तन, और तमाम तरह के एथनोग्राफी स्टडी, संरचना और परिवर्तन के अध्ययन, विलेज स्टडीज, जातिगत अध्ययन। 70 से पहले कोई जेंडर स्टडीज आपने देखा नहीं होगा, महिलाओं की असमानता को संदर्भ में रखते हुए कोई स्टडी नहीं होगा। कोई महिलाओं के बारे में बात क्या होगा, लेकिन नारीवादी दृष्टिकोण से, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से, सोच विचार दृष्टिकोण कुछ नहीं भारत में। क्यों? क्योंकि उस समय था ही नहीं, कॉन्टेक्स्ट अलग होते। बट ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, राधा कमल मुखर्जी इतने विजनरी थे उन समय, 30, 40, 50 दशक में। उन्होंने लिखा था सोशल इकोलॉजी के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, इकोलॉजी सामाजिक परिस्थिति की बात। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्टेक्स्ट और टाइम के साथ समाज विज्ञानी, समाज शास्त्रियों को अपनी अपनी समस्याओं की पहचान, समस्याओं की एहसास, समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता, जागरूकता बढ़ाना हम समाज विज्ञानी, समाज शास्त्रियों का काम है। इसीलिए राधा कमल मुखर्जी को हम याद करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। हु नाउ रीड स्पेंसर की तरह पार्सन्स कहते हैं, मैं कहता हूं आज की तारीख में हु नाउ रीड्स राधा कमल मुखर्जी। मैं इसका जवाब देता हूं, राधा कमल मुखर्जी, उनकी सामाजिक परिस्थिति की, पर्यावरण के संबंधित उनके विचार आज की तारीख में बहुत प्रासंगिक है, और आने वाले विश्व के लिए, भारत के लिए, गांव के लिए, जनजाति समाज के लिए, सभी के लिए एक बहुत बड़ा चिंतन की विषय है पर्यावरण बचाओ, परिवेश बचाओ। क्योंकि लिमिट्स टू ग्रोथ, एक ग्रोथ है, एक क्लास में 10 बच्चे बैठ सकते हैं, 50 बच्चे बैठ सकते हैं, 80, 60, 60, 70 भी बैठा सकते हैं। बट 50 बच्चे जहां बैठने वाले हैं वहां 150 बैठा देंगे तो परेशानी हुई। वही बात है जिसको हम कहते हैं फिजिकल स्पेस, जिसको स्पेस कहते हैं। जैसे कि हम तो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम वो नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करेंगे, लैंड, वाटर एंड एयर, ये 3 महत्वपूर्ण। तो जो लैंड है वो तो फिक्स है ना, जल भाग, स्थल भाग, वो तो फिक्स है ना। वो तो बल्कि जल भाग बढ़ रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि ग्लासियर, वो जो ये सारी चीजें जो है, इसको हम कहना चाहते हैं, इसकी एहसास ही नहीं है। समस्याओं की पहचान तो लोगों ने बहुत कर लिया, राधा कमल मुखर्जी ने भी कर लिया था, लेकिन एहसास ही नहीं है। जैसे आज की तारीख में बहुत सारे लोग, नेता नेगरी के लोग, हम समाज विज्ञानी के लोग, महिलाओं की बराबरी, भागीदारी, साझेदारी की बात करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन घर में जाते हैं तो पता चलता है कि अपचेतन मन पे, अनकॉन्शियसली हम लोग कहीं ना कहीं एक असमान ढांचा आते हैं। अब इसकी आप कहेंगे कि समय लगता है, घूंघट यहाँ से वहां तक जाने में समय लगता है, इसी तरह से समाज की मूल्यों में परिवर्तन में भी समय लगता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो हम ये बताना चाहते हैं कि 100 साल की इतिहास को यदि समाज लखनऊ विश्वविद्यालय में देखेंगे, 100 साल के पहले यदि हम बात करें कि एक और सोशल इकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट है। अब इस बात को आपको मैं पूरी क्लास में, देखते टाइम बहुत कम है, बता नहीं सकता। मैं आपको जरूर अच्छे किताबों की तरफ प्रेरित कर सकता हूँ, वो है राधा कमल मुखर्जी का सोशल इकोलॉजी, पढ़िएगा। और इसको पढ़ने के लिए एक आर्टिकल टी.के. ओमन ने सोशियोलॉजिकल बुलेटिन में लिखा है, राधा कमल मुखर्जी मेमोरियल लेक्चर उन्होंने दिया है।
टी.एन. मदन की भी आर्टिकल है राधा कमल मुखर्जी के बारे में। टी.एन. मदन, राधा कमल मुखर्जी के बारे में टी.के. ओमेन की आर्टिकल है सोशियोलॉजिकल बुलेटिन में। राधा कमल मुखर्जी की इकोलॉजी की कॉन्टेक्स्ट में एन जयराम की जो आर्टिकल है वो भी आप पढ़ सकते हैं। राधा कमल मुखर्जी के बारे में, इकोलॉजी के बारे में डी.एन. धनागरे की भी आर्टिकल सोशियोलॉजिकल बुलेटिन में प्रकाशित है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारे पढ़ना है। उसके बाद एक पढ़ना है, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो खाली लेक्चर से काम नहीं चलेगा, संवाद तो हो ही जाता है, फिर भूल जाते हैं, पढ़ना पड़ेगा। तो राधा कमल मुखर्जी यदि बात करते हैं तो उसमें वो कहते हैं रीजन, REGION, रीजन मतलब क्षेत्र। रीजन राधा कमल मुखर्जी के लिए एक यूनिट ऑफ एनालिसिस, विश्लेषण की इकाई था, और रीजन एज ए कॉन्सेप्ट था, अवधारणा था। क्षेत्र, रीजन, जो ज्योग्राफिकल रीजन की बात करते हैं। कम्युनिटी को जब हम कहते हैं कम्युनिटी एज ए डिस्टिंक्ट बाउंड्री, वो एक क्षेत्र की तरह दिखता है। समुदाय को डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री की तरफ करते हैं। तो रीजन की बात है कहते हैं, और उसकी बात करते हुए वो कहते हैं कि इकोलॉजी और सोशियोलॉजी का सिंथेसिस की बात करते हैं, पर्यावरण, परिस्थितिकी और समाजशास्त्र की एक एक मिश्रण की बात करते हैं, ब्लेंडिंग की बात करते हैं। एंड ही इज द फर्स्ट इंडियन स्कॉलर्स, सोशियोलॉजिस्ट टू हाईलाइट द लिंक बिटवीन इकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ये आपके सामने मैं बताना चाह रहा हूँ। ये 30 दशक 40 दशक में ये बात है, और 50 दशक में भी ये बात को लोगों ने देखा है। इवन 50 दशक में हमारी जो भारत है, वो भारत क्या था 47 के बाद? वो एक राष्ट्र निर्माण की भारत बना, आजादी के बाद की भारत। उसमें संस्थाओं की विकास हुई, लोकतांत्रिक व्यवस्था की विकास हुई, संविधान की शुरुआत हुई, नियमावलियों की शुरुआत हुई, मौलिक अधिकार की बात हुई, मौलिक जिम्मेदारी की बात हुई, ये सारी बातें आई। तो एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू। और इस नेशन बिल्डिंग इंडिया में यदि हम बात करें, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इसकी स्टेटस ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में आर्टिकल निकला है, सोशल इकोलॉजिकल रिसर्च इन इंडिया। ये मेरा आपको देना है, सोशल इकोलॉजिकल रिसर्च इन इंडिया, ए स्टेटस रिपोर्ट। ये किसकी आर्टिकल है? रामचंद्र गुहा, जो कि एक महत्वपूर्ण समाज विज्ञानी है, इतिहासकार है। ये करीब 25 साल पहले निकला था, ये 24-25 साल पहले 97 फरवरी में निकला था। वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस समय की कहानी क्या थी 97 में। अभी तो हम लोग 2021 खत्म हो रहा है। तो वो आर्टिकल भी आपके लिए सोशियोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप इकोलॉजिकल रिसर्च की बात करेंगे। अब इस बात को हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में 50 दशक में नेहरू मॉडल, फलाना मॉडल, विकास की प्रक्रियाएं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड, तो इसमें रामचंद्र गुहा ये कहते हैं कि उस समय जो विकास की प्रोजेक्ट शुरू हुआ, आधुनिकता की परियोजना शुरू हुई, उस आधुनिकता की परियोजना में परिस्थिति के बारे में एक समझ नहीं था या अनदेखा किया गया था। इसको कहते हैं, रामचंद्र गुहा एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कॉन्सेप्ट के रूप में, इकोलॉजिकल इनोसेंस। इसको कहते हैं इकोलॉजिकल इनोसेंस। मतलब जैसे बच्चे होते हैं, उनको समझ ही नहीं है। आप इनको कह दीजिए बच्चों को कि भाई चलो मैं एक कैडबरी चॉकलेट दे रहा हूँ, तुम जाके उनकी साइकिल की हवा निकालो, तो कहेगा ठीक है, कैडबरी चॉकलेट तो मिल रहा है, तो उसके लिए तो वही इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से आप समझिए कि 50 दशक में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में जो भारत, राष्ट्र निर्माण की भारत, उसमें परिस्थिति के बारे में जो एक एक समझ होनी चाहिए विकास के संदर्भ में, इसको अनदेखा किया गया। बच्चे की तरह, जैसे बच्चे नहीं जान पाते, अरे बच्चे ने गलती कर दिया, तो भारत उस समय, भारत भी एक बच्चे की तरह था, वो गलती कर दिया, पता नहीं था, अनकॉन्शियस, जिसको हम लोग कहते हैं सोशियोलॉजी में हम पढ़ाते हैं सेल्फ एंड सोसाइटी, सो की बात करते हैं, आत्म और समाज, मतलब सेल्फ। चाइल्ड हैज नो सेल्फ, बच्चे के पास कोई सेल्फ नहीं है। चाइल्ड हैज सेल्फ रेफर्स टू कॉन्शियसनेस। आपने कूले, मीड, फ्रॉयड पढ़ा हो, इवन इवन बहुत सारे सिंबॉलिक इंटरैक्शन पर्सपेक्टिव में ये बात की जाती है, प्रतीकात्मक अंतक्रिया वाली। सो ये जो इकोलॉजिकल इनोसेंस है, ये भारत की राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में, ये कहीं ना कहीं
जो अंधाधुंध विकास, औद्योगिकरण, तरह तरह की औद्योगिकरण की जो चीजें हैं, उसकी बहुत समस्याएं, द साइट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन गया। उस सारे हीराकुद डैम बना, उससे बहुत सारे विस्थापन हुआ, तमाम तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगा। तो 70s ऑनवर्ड्स बहुत सारे पर्यावरण संबंधित अध्ययन भी आया, एनवायरमेंटल स्टडीज भी आया, और उस अध्ययन में क्या निकला कि भाई प्राइमरीली वो जो अध्ययन का जो समाज विज्ञान समाज शास्त्र में आया, साइट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्या सरकार ये बनाना चाह रहे और समुदाय विस्थापित हो रहे। 80 में 70 में आपने देखा होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, और आप देखे होंगे हीराकुद की डैम की वजह से विस्थापन की तमाम समस्याएं। इसी तरह से बहुत सारी इसी एनवायरमेंट रिलेटेड डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, इसको हम कहते हैं विकास जनित विस्थापन, वो अध्ययनों का एक सिलसिला समाज विज्ञान में पाई जाती है। चिपको आंदोलन है, जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारे बातें करते हैं। महाराष्ट्र में भी आपने देखा होगा तरह तरह की परियोजना की आंदोलन हो रहा है। उड़ीसा में अभी भी चल रहा है, पोस्को आंदोलन पहले था। अभी उड़ीसा की 90 दशक के बाद एक आंदोलन हुआ जिसको आप इकोनॉमिक इसमें इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल में पढ़ेंगे, तो उस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आपको मिलेगा। वो एक है कि एनवायरमेंटल मूवमेंट हो रहा है किस तरह से, माइनिंग अगेंस्ट माइनिंग, जैसे कि आपने नंदीग्राम देखा होगा पश्चिम बंगाल में, आपने देखा होगा उड़ीसा में पोस्को आंदोलन है। इसी तरह से उड़ीसा में एक आंदोलन था, उसको कहते हैं आप नियमगिरी आंदोलन। ये सब क्या है? साइट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। भाई उड़ीसा में मिनरल रिसोर्सेज ज्यादा है, तो इसीलिए सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्राइवेट, इवन स्टेट राज्य भी कह रहा है कि रेवेन्यू बढ़ेगा। तो वेदांत एल्यूमिनियम प्लांट बनाना चाहता था, तो नियमगिरी जो पहाड़ है उसकी जनजाति समुदाय के लोगों को विस्थापित करते हुए वहां बॉक्साइट एल्यूमिनियम फैक्ट्री खोल रहा था। लेकिन समाज के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सब नागरिक सामाजिक संगठन से, देश की तरफ से, हर जगह इसका विरोध हुआ, तो सफल हो गया। सो द क्वेश्चन हियर इज द साइट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसमें दो चीज आया, डेवलपमेंट या कम्युनिटी। तो इसमें एक माइकल सरनिया है, सुन आप पढ़िएगा, माइकल सरनिया, CERNIA, एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाज विज्ञानी जो वर्ल्ड बैंक से जुड़े हुए थे और जिन्होंने ये किताब लिखी है, द पुटिंग पीपल फर्स्ट, लोगों को पहले रखो, विकास की प्रक्रियाएं उसी किताब से बात करो। लेकिन इसी तरह से किताब और एक भारतीय समाज विज्ञानी ने लिखा है, HS सक्सेना, उन किताब का नाम है पुटिंग पीपल लास्ट। ये जो विकास की मॉडल है, ये सारे जो परियोजनाएं हैं, सब लोगों को आखिरी में रखते हैं, पहले विकास की बात करते हैं। तो ये सरनिया की जो बात है कि भाई डेवलपमेंट फॉर होम, विकास किसके लिए? समुदाय के तो लिए है। डेवलपमेंट फॉर व्हाट पर्पस, विकास किस बात के लिए? तो यहाँ पे एक सवाल आता है। आज की तारीख में ये कहा जाता है कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस कम्युनिटी, जनजातीय समाज में इनके पास तीन चीज थी, लैंड भी थी, जमीन भी था, जमीन लैंड, उसका जो जमीना मालिकाना हक, जंगल के मालिकाना हक, समुदाय के लिए प्रॉपर्टी था, वो सारे उनके था। अब क्या है, सरकार स्टेट कर दिया है। तो स्टेट क्या करते हैं, स्टेट की प्रॉपर्टी होती है, किसी का प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो आपने देखा होगा एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन बेहतर तरीके से यदि आप पाएंगे ट्रेडिशनल सोसाइटी में, इंडिजिनस कम्युनिटी में, उनका बेहतर है, क्योंकि वो पर्यावरण से जुड़े हुए, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो रहन सहन है, उनकी जो मूल्य है, वो काफी कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों के लिए। लेकिन जो स्टेट बना, मॉडर्न सोसाइटी बना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का रैशनैलिटी बना, तो तरह तरह की अधिक, हजारों दिन में हजार शिल्प की बात करने लगे, विकास की पैमाने की बात करने लगे। उत्तराखंड में आपने देखा होगा 2013 में, 2020 में, 21 में तरह तरह की जो आपदाएं, क्या है, सब आपदाएं मैन मेड डिजास्टर। क्योंकि इतने सारे विकास की, टूरिज्म की, होटल इंडस्ट्री की, ये सारे हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या है कंसर्न, कोई, तो उसको हम रामचंद्र गुहा की भाषा में कहेंगे इकोलॉजिकल इनोसेंस, कोई समझ ही नहीं। अब
देखा जाएगा। जैसे कि शहर में आपने देखा होगा, जब तक कोई समस्या ना आए तब तक उसके बारे में मत सोचो। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बारे में ये बताया जाता है, जो गोमती नगर की एक्सटेंशन है वो गोमती नदी के बेड पे, बिस्तर पे बना हुआ। तो गोमती नदी की बेड इतनी चौड़े थे, आज की तारीख में पानी नहीं है तो बिस्तर बना हुआ है, बेड है। लेकिन यदि मान लीजिए खुदा न खास्ता पानी तेज बढ़ने लगा प्रकृति के रूप में, तो क्या होगा? गोमती नदी की जो इतने सारे कॉलोनीज है या अपार्टमेंट्स है, वहां लोग, उस तरह की सिचुएशन होगी तो लोगों को नाव में जाना पड़ेगा। और शहरों में आप देखेंगे सीवेज सिस्टम, लोग ऐसे मकान बनाते हैं तो सीवेज सिस्टम का सोच ही नहीं पाते। लेकिन पश्चिमी समाज में जाइए, विकसित देशों में जाइए, उनकी सारे प्रोसेस प्रॉपर होता है। इसीलिए आपने देखा होगा चंडीगढ़ एक शहर है, भुवनेश्वर एक शहर है, वो बेहतर था। लेकिन भुवनेश्वर जैसे शहर आज की तारीख में भी बहुत परेशानी की बात है। कहीं पे भी बारिश बारिश हो जाती है तो पूरी पानी भर जाता है मोहल्लों में। क्यों? क्योंकि प्रॉपर ये जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, इस सारे जो फ्लाईओवर जो बन रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारे जो कंक्रीट जंगल, इसको हम लोग कह रहे हैं, आजकल फ्लाईओवर बन रहे हैं, अपार्टमेंट बन रहे हैं, वर्टिकल ग्रोथ हम उसको कहते हैं, ये सब कंक्रीट जंगल का नाम दिया गया। तो उसकी वजह से क्या होता है, तमाम समस्याएं आ जाती हैं। सो कहने की मतलब ये है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम राधा कमल मुखर्जी ने किया था, रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम ये हम लोगों का काम, सेंसिटाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम हमारा समाज विज्ञानियों का काम। इसीलिए आज हम एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। और इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक इंपॉर्टेंट पर्यावरण संबंधित एक बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, कि पॉवर्टी, निर्धनता, इनकम इनइक्वालिटी, असमान आर्थिक असमानता, जो कार्ल मार्क्स कहते, अभी भी मैं कहता हूं कि भारत के संदर्भ में भी एक जमाने में इंदिरा गांधी स्टेटमेंट इस्तेमाल किया। क्या? लेट इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, वो कहते थे, पॉवर्टी इज द वर्स्ट पोल्यूटर ऑफ द सोसाइटी। मतलब पर्यावरण के जो परिवेश की प्रदूषण की कारण निर्धनता है। ये भी एक, इसको समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में हमको देखना पड़ेगा। और इसमें दो तरह की डिबेट हमारी समाज विज्ञान में है विकास के संदर्भ में। इस सभी विकास के संदर्भ में बातों को समाज विज्ञानियों को संवेदनशील होकर बात करना पड़ेगा। एक तरफ प्रो डेवलपमेंट, कि इस हजारों दिन में हजार से को लोगों को तरह तरह की सुविधाएं दी जाए, अपार्टमेंट्स बनाया जाए, प्रो डेवलपमेंट। और दूसरी तरफ है कि एनवायरनमेंट, पर्यावरण, जिसमें हम कहेंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन हो रहा है, उड़ीसा में माइनिंग के आंदोलन हो रहा है। और ये लोग जो कह रहे हैं कि ये लोग जो बात करते हैं, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है। तो कहने की मतलब ये है कि 70 और 80 दशक में यदि आप देखें, मैंने आपको ये बताना चाहता हूं कि 1980 में एक सिटीजन रिपोर्ट इंडिया की आई, भारत की नागरिक, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट सिटीजन रिपोर्ट, सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट ने प्रकाशित किया। और 90 दशक में एक पर्यावरणविद, पर्यावरण एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट आए, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें, और नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए हम लोग मेधा पाटिल की बात करें, बहुत सारे लोग बाद में जुड़े। और उसकी बेसिस पे आपने देखा होगा कि ये लोग सब ऑनगोइंग डेवलपमेंट की क्रिटिक बन गए, विकास की आलोचक बन गए। क्या? कि डेवलपमेंट इज नॉट improving the quality of life of the people. विकास को नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि विकास अल्प विकास को जन्म दिया है, जिसलिए हम लोग अंडर डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में, थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट, एजी फ्रांक, पॉल बैरन, समीर अमीन, वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच, वॉलेस्टाइन, सब पढ़ते हैं। हम उसकी बात तरफ नहीं जा रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये डिबेट शुरू हुआ कि जो विकास है ये अल्प विकास को जन्म दे रहा है, अंडर डेवलपमेंट को पैदा कर रहे हैं। और उसकी वजह से समाज विज्ञानी, पर्यावरण सब लोग, ये सब एक्टिविस्ट लोग, ये लोग सब आलोचक बन गए।
कि डेवलपमेंट फॉर होम, भाई अल्टीमेटली विकास तो समाज के लिए होना चाहिए, समुदाय के लिए होना चाहिए, तो क्यों कर रहे हो भाई? तो इसकी कॉन्टेक्स्ट में हमारी एक बात आने लगी, वो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट के रूप में संयुक्त राष्ट्र संगठन ने हमको बताया। वो था डेवलपमेंट समिट कोपेनहेगन की, फिर बेजिंग कॉन्फ्रेंस, फिर हम लोगों ने एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात की, महबूबुल हक की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की, अमर्त्य सेन ने एक एक क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की, रैशनल चॉइस की बात की, कैपेबिलिटी अप्रोच की बात की। ये सारी चीजें जब देखे, आप उठा के देखेंगे तो सभी लोगों के विचार में आया सोशल डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। सामाजिक विकास, संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास। क्योंकि 2001 की जनगणना में ये पता चला, आर्थिक दृष्टिकोण से जो भी विकसित राज्य है, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी में देखा गया कि महिलाओं की हिंसा बहुत तेज है, गर्भपात ज्यादा होती है, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन ज्यादा है। तो ये किस तरह की विकास है भाई? ये तो, ये सारे राज्यों को डॉटर मालू स्टेट्स कहते हैं, लड़कियों को मारने का तरीका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा, क्योंकि वहां सेक्स रेशियो घट गया है। इन्फेंट इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड है, एमिनोसेंट्रिसिटी ज्यादा हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया। चलो अच्छा किया। सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस। इसी तरह से आपने देखा होगा समुद्री तट पे लोगों ने विकास की मतलब कंपनी की तरफ से प्रॉन कल्टीवेशन शुरू किया, झींगा की जो कल्टीवेशन था, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया। ये पर्यावरण के लिए तो है। सो अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, ये बात हम कहते हैं जब जागो तब सवेरा। तो ये जो इकोलॉजिकल इनोसेंस की जो बात रामचंद्र गुहा करते हैं, आज भी मैं कहना चाहता हूँ, अभी भी हम सिटीजन की बात करेंगे, नागरिकों की बात करेंगे, हमारी पहचान तो है समस्याओं के बारे में, लेकिन एहसास नहीं। और जब एहसास नहीं है तो हम संवेदनशील नहीं है। संवेदनशील नहीं है तो समस्याओं के हल की तरफ नहीं जा सकता है। स्टेट कुछ नहीं कर सकता है, राज्य कुछ नहीं कर सकता है, रूल ऑफ लॉ भी कुछ नहीं कर सकता है, संविधान भी कुछ नहीं कर सकता। हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो एक बच्चे की तरह असमझ होना, नादानी, ये अब चलेगा नहीं पर्यावरण के संदर्भ में। तो इसलिए एक ऑल्टरनेटिव के रूप में हम लोग एमडीजी, फिर इसके बाद हम लोग 2000 से 15 तक एक टारगेट बनाए। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि नहीं, संपोषित विकास की बात करें, सस्टेनेबिलिटीज की बात करें, मल्टीपल सस्टेनेबिलिटीज की बात करें। और उसके लिए हमने संयुक्त राष्ट्र संगठन ने 17 गोल लेके आ गए, और उस 17 गोल के आधार पे हम लोग एक सोशियोलॉजी की, समाजशास्त्र विद्यार्थियों के रूप में हम देखेंगे कि जो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एक समाजशास्त्रियों के लिए एक बहुत बड़ा भूमिका, आकलन करने का, रियलिटी चेक करने का, सामाजिक समुदायों की अलग अलग स्थिति को जायजा लेने का समय आ गया। और इसके लिए हम लोगों के सामने एक ऑलरेडी रेफरेंस पॉइंट है, वो है राधा कमल मुखर्जी। और इसी तरह से रामचंद्र गुहा, इसी तरह से बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, आप चिपको आंदोलन पढ़िए, रामचंद्र गुहा की किताब है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के पे अमिताभ आविष्कर के अध्ययन है, बहुत सारे ऐसे अध्ययन है। इसी तरह से उड़ीसा में भी मैंने एक अध्ययन किया आंदोलन की, पर्यावरण संबंधित आंदोलन था। वो लोग मिसाइल टेस्टिंग रेंज बनाना चाहते थे उड़ीसा में, और उसकी मैंने आंदोलन के दौरान तो अध्ययन नहीं किया, आंदोलन के सफल होने के बाद हमने अध्ययन किया, और उसके आधार पर हमने ये पाया। सो द क्वेश्चन हियर इज, जब हम इस बात को देखते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात आती है सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, समाजशास्त्र विद्यार्थियों के लिए, स्कॉलर्स के लिए। अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बाद हमारे पास एक आकलन करने का, पर्यावरण को एक विषय के रूप में, चुनौती के रूप में, समस्याओं के रूप में अध्ययन करने के लिए एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी, एक पर्यावरणीय समाजशास्त्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसको केवल एक एक्टिविस्ट की तरह नहीं, इसकी एक साइंटिफिक तरीके से देन एंड नाउ, पहले क्या था अब क्या है, प्लस जो पॉलिसी पर्सपेक्टिव है, पब्लिक पॉलिसी है, इसको संदर्भ में पर्यावरण के बारे में जागरूक कराना, राज्य को, अमला को, शासन को, नेतृवृंद को, सबको हमको उठना पड़ेगा। एंड वी हैव टू वर्क एज कार्ल मार्क्स ने कहा था कि
कार्ल मार्क्स इज नोन टू बी द चैंपियन ऑफ द पुअर, गरीबों के लिए काम करते थे। इसी तरह से हर समाज विज्ञानियों को एक अपने आप को ऐसी पब्लिक इंटेलेक्चुअल एक बौद्धिक पद के रूप में प्रस्तुत करे कि चलिए समाज में जो आने वाले समय की जो चुनौती है, जो डेंजर है, तो उसके बारे में अध्ययनों के माध्यम से हम इसकी पढ़ने और अपनी अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी, अपनी नेबरहुड, अपनी जो लोकल इकोलॉजी है, इसमें क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण की बातें हो रही, इसके बारे में। तो ये एक एक मेरी आप लोगों से बस एक संवाद था और मैं आपके पास एक चिंतन प्रस्तुत किया। और इसको पढ़ने के लिए आप कभी भी हमारी गूगल करेंगे तो हम कुछ आर्टिकल्स हमने लिखा है। और अभी उत्तर प्रदेश की एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मैंने इसी के ऊपर सोशल इकोलॉजी, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम किया है, उसकी दस्तावेज भी प्रस्तुत हुआ है। तो कभी आप बनारस से कभी लखनऊ की तरफ आएंगे और कभी हमसे बात करेंगे तो हम जरूर इसके ऊपर रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे। धन्यवाद, आप लोगों ने मौका दिया। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य प्रस्तुत किया है और हमारे बच्चे बहुत ही लाभान्वित हुए, हम भी बहुत लाभान्वित हुए और मार्गदर्शन मिला कि कैसे पर्यावरण और खासतौर पर राधा कमल मुखर्जी जी के योगदान को फिर से हम लोगों को कैसे एक बार जानने की जरूरत है, ताकि हम पर्यावरण से संबंधित जो हमारा दृष्टिकोण है इसको और ज्यादा विकसित किया जा सके। बच्चों, अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल हो तो आप अपना सवाल पूछ सकते हो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। इसका चार्जर लाओ। हाँ बताइए। पूछो बेटा। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हम डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे एक बैलेंस स्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि सर अगर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात होती है तो वहाँ पे इन्वायरमेंट और इन सब चीज़ों को एक तरीके से स्टेट पे दे दिया जाता है। तो हम कैसे इन दोनों चीज़ों को, यानी कि डेवलपमेंट प्लस इन्वायरमेंट को एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चल सकते हैं? उसी को तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सतत विकास, संपोषित विकास का अर्थ यही है कि सस्टेनेबिलिटी मतलब धारणीय नहीं है तो फिर क्या फायदा। आज हमने कर दिया, हमने सामान ले आया, उसके बाद पता चला कि प्लास्टिक इस्तेमाल करते रहेंगे और उससे प्लास्टिक से बहुत आसानी हो गया हम लोग। और जो छोटे छोटे चाय की हम लोग पीते हैं, छोटे छोटे बोतल में पानी आ गया। तो फिर पता चला, आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग जानते नहीं है, ये जो पानी की बोतल है उसमें हर प्लास्टिक बोतल में 1 2 3 4 नंबर लिखा हुआ, देखिएगा कभी। मैं आपकी छोटी सी उदाहरण दे रहा हूँ। और वो जो पानी की बोतल छोटे में आता, सेमिनार में बनाने में मिलता है, बड़ा आसान लगता है, बहुत अच्छी पानी है। बट वो प्लास्टिक जो है वो हमारी कैंसरस है। वो प्लास्टिक हमारे देह शरीर को बहुत प्रभावित कर रहा है। तो इसलिए 1 नंबर की जो प्लास्टिक है वो ज्यादा लो ग्रेड है, 4 नंबर की प्लास्टिक होगा तब बेहतर होगा। लेकिन हम लोग कोई देखते नहीं, हम लोगों ने प्लास्टिक। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। ये हमारे लिए सुविधाएं हैं, सहूलियत है, हमारे लिए आर्थिक रूप में बहुत ही कम है, मतलब कम सस्ते में मिल जाता है। हम लोग कहते हैं ना चाय का, वो क्या कहते हैं, कुज्जी कहते हैं, छोटे छोटे जो चाय पी लेते हैं हम लोग छोटे छोटे प्लास्टिक। दिस इज वेरी डेंजरस। लेकिन जो एनवायरमेंटल कॉन्शियस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो लोग आजकल घड़ा में पानी पीते हैं। तो इसलिए सरकार की तरफ से ये जो सोच है, पुरानी व्यवस्था की जो परंपरागत मूल्य है, वो काफी इकोलॉजिकली सस्टेनेबल कल्चर था, वैल्यू थे, और कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट की भी सारी बातें हैं। आप अपने दादा परदादाओं को देखिए, अपनी संस्कृतियों को उठा के देखिए, आदिवासी क्षेत्र का समाज की संस्कृति को, जीवन को देखिए, परंपरागत रक्षा, जो कंजर्वेशन ऑफ जो वाटर रिचार्जिंग कैसे करते हैं, तो वो सस्टेनेबिलिटी है। तो इसी तरह से हमको दोबारा उसी सस्टेनेबिलिटी की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ लेना है। जहां आपने एनवायरमेंट को कॉम्प्रोमाइज किया, वहां पे आपकी शरीर, स्वास्थ्य, सभी चीजें प्रभावित हो रही। और उसके बारे में हम बेहतर कह सकते हैं कि कोविड-19 इज द बेस्ट एग्जाम्पल। कोविड-19 में बहुत सारे लोग, हरिद्वार के लोग बहुत बेहतर तरीके से
हिमालय की रेंज को देख पाए। इट वाज सो क्लियर। कहने की मतलब ये है कि इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने पानी की व्यवस्था को देखा, बहुत सारे लोगों ने पोल्यूशन का कम होते हुए देखा। सो दिस इज दिस COVID-19 इज द बेस्ट एग्जाम्पल दैट एनवायरमेंट होता क्या है, इकोलॉजी होता क्या है, और उसकी देन एंड नाउ करो। कोविड से पहले की भारत और कोविड के दौरान की भारत पे देखिए, अब कोविड के बाद की भारत में देखिए, अब देखिए लोगों को कोई परवाह ही नहीं। तो ये पर्यावरण के बारे में सरकार कहने से काम नहीं चलेगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी टीचर प्रोफेसर साहू कहने से नहीं चलेगा। नागरिक बोध की जरूरत है, सिटीजनशिप की जरूरत है, कॉन्सियसनेस की जरूरत है, एहसास की जरूरत है, संवेदनशीलता की जरूरत है। महिलाओं के बारे में भी यही बात करते हैं। महिला के अरे भाई सभी तो भागीदारी साझेदारी बराबर कहाँ है भाई, वेयर इज इट। सिमिलरली एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की दिमाग में एहसास होनी चाहिए, एक मानसिक स्तर पर। दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी साइंटिफिकली और सोशियोलॉजिकली। उसके बाद इसी अध्ययनों के निष्कर्ष के आधार पे हम समाज को दिखा सकते हैं कि भैया अब जग जाओ। यही है सस्टेनेबिलिटी। थैंक यू। Good afternoon, sir. Uh, हाँ दिव्यानी पूछो। ये सर आप जब लेक्चर दे रहे थे सर, आपने बीच में बताया किसी स्कॉलर का नाम जिन्होंने फर्स्ट टाइम सोशियोलॉजी और इकोलॉजी में लिंक किया था। तो सर एक बार प्लीज आप रिपीट कर दिए, सॉरी मैं सुन नहीं पाई। सर राधा कमल मुखर्जी जो समाजशास्त्री है वो राधा कमल मुखर्जी है, जो लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर थे और एक पहले फाउंडर प्रोफेसर थे। उनके बारे में बात कर रहा है। ओके सर, थैंक यू। सर कुछ टर्मिनोलॉजीज है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। सर एक इकोटोन है और एक है NICHE। तो सर आप बता देंगे क्या होता है? क्या बता रहे बेटा? सर एक है इकोटोन ECOTONE इकोटोन, हाँ। और एक है NICHE नीति। ओके, तो ये एग्जैक्टली मैं अभी तुरंत बता नहीं पाऊंगा। मैं चाहेंगे तो कोई आपको देख के बता पाएंगे कि जो साइंटिफिक टर्म है इसके बारे में एग्जैक्टली मैं नहीं चाहोगे तो मैं बाद में बता दूंगा अपने टीचर के माध्यम से। श्योर श्योर, थैंक यू सर। बच्चों, सर ने जिन बातों को रखा है उन पर आप सवाल पूछिए जो नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। शिक्षक सभी कुछ जानना जरूरी थोड़ी है, और मना भी करना पड़ेगा हम लोगों को। हमको पता नहीं तो हमको बताना चाहिए। हाँ सौम्या। सर आई हैव अ क्वेश्चन। बोलो। सर जैसे कि आपने बोला था कि सर जैसे कि जो ग्लास हम लोग पीते हैं, प्लास्टिक ग्लास जिसमें उसमें चाय पीते हैं हम लोग, तो वो जो ग्लास होता है वो एज अ वेस्ट जाता है और फिर वो पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो सर जैसे कुल्हड़ की बात आती है, तो कुल्हड़ का प्रोडक्शन सबसे पहले सबसे ज्यादा होता था चाय को सर्व करने के पर्पज से, बट क्योंकि उसकी वजह से मिट्टी का जो उपयोग होने लगा बहुत ही हाई लेवल पे होने लगा, फिर हमने उसे स्टॉप कर दिया। फिर जो कागज वाली सिर्फ जो ग्लास आती है सर, वो सिर्फ कागज की नहीं होती है, उसमें भी आउटर पैकिंग जो होती है लेयर वो प्लास्टिक की होती है। तो सर कहीं ना कहीं हम किसी भी मोड का इस्तेमाल करें तो वहां तो पोल्यूशन होगा ही होगा। तो फिर सर हम ऐसा कुछ मतलब क्या कौन सा स्टेप लें कि जो टोटल फुल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मतलब अचीव कर सके? बताइए। आप ऐसा है कि ये जो आप सवाल है बड़ा अच्छा सवाल है। व्यवहारिक रूप में हमारी इस तरह की चीजों के बारे में यदि जानकारी हो तो हम क्या करते हैं, उससे दूर रहते हैं। हमारे पास भारतीय समाज में जो जानकार पढ़े लिखे हैं वो तो कर लेते हैं। हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो उनके बारे में जानकारी ही नहीं है। बहुत सारे आप लोगों की विचार स्टूडेंट यहाँ बैठे होंगे, कितने लोगों को पता है कि किसी भी पानी की बोतल में एक नीचे एक छोटा सा नंबर लिखा होगा? किसी को नहीं पता होगा। हम लोग सब पढ़ लिख गए हैं, टीचर को भी नहीं पता है, मेरे को भी पता नहीं था जब तक मैं PGI चंडीगढ़ में एक वर्कशॉप में नहीं गया एनवायरमेंट के रिलेटेड। तभी पता चला। लोगों का कहना है कि RO वाटर बहुत खराब है, लेकिन आजकल RO वाटर मार्केट का और हेमा मालिनी की कैंपेन है, एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। RO वाटर से मिनरल जो सही जाना चाहिए वो सही मात्रा में मिनरल नहीं आ रहा है, तो इम्यूनिटी को कम कर दे रहा है। RO मार्केट बना हुआ है।
वाटर, सभी के घर में आरओ एक स्टेटस सिंबल है, अरे आपके घर में आरओ नहीं है, नहीं नहीं मैं पानी नहीं पीऊंगा, फिर ये भी बातें चलने लगी। तो कहने की मतलब है एनवायरनमेंट के लिए ये जो जानकारियां है, सूचनाएं हैं, और इसके आधार पे हम कम कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो सस्टेनेबिलिटी की बात है, अब उसके बाद सूचनाओं के बाद बहुत सारे लोगों को सिगरेट में लिखा हुआ है पैकेट में कि हानिकारक है, उसके बाद भी पी रहे, तो उसको एक सचेतनता के माध्यम से बताया जा रहा है, उसके बाद भी कुछ कर रहे हैं। तो इसी तरह से आज की तारीख में एनवायरनमेंट के लिए भी हम लोगों को पहले नागरिकों को इस सूचना के आधार पे जागरूक कराना पड़ेगा, तब धीरे धीरे होगा। जैसे कि पश्चिमी समाज में ये लोग टूरिज्म के नाम पे इतना लोगों को शहर में नहीं डालते हैं, तो कभी कभी बड़े बड़े इन विदेश में वो कहते हैं कि हमारी इस साल इतने ही टूरिस्ट आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ पाएंगे, तो देश उनको बंद कर देता है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, टूरिज्म के नाम पे हम कहते हैं जितने भी लोग, रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही, तो रेवेन्यू बढ़ेगा, स्टैम्पेड भी होगा, लोग मर भी जाएंगे। लेकिन हाँ भाई, सरकार के लिए, देश के लिए समझदारी, बेचारा सामान होगा, रेवेन्यू बनेगा, इनकम बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगा, तो ये सस्टेनेबिलिटी नहीं है, ये तो खतरा है। इसी तरह से एनवायरनमेंट के लिए हम सस्टेनेबिलिटी की जो बात करते हैं, संपोषित की बात करते हैं, कि हर चीजों को सर्वांगीण तरीके से देखा जाए, जिसमें एनवायरनमेंट एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेरा एक क्लास है अखिलेश जी, मैं आप लोगों से हाँ क्षमा चाहूंगा कि ये तो लंबी बात हो सकती है, लेकिन मेरी बस बस क्लास है सर, अब आपसे। हम लोग बस कंक्लूड कर रहे हैं सर, 2 मिनट। सिमरन। Thank you so much, sir. Sir, you have pointed out on various perspectives. Firstly, you have discussed the sociological perspective, how sociological perspective is different from the other perspective. You have also discussed one of the pioneer sociologists, Radha Kamal Mukherjee, and his contribution in ecology and environment. Thank you so much, sir, for the thought-provoking talk. I'm also express my heartfelt gratitude to our principal, Professor Rashna Srivastav, ma'am, who always guide us and give us strength to organize such lectures. Thank you so much, ma'am. And participants, I'm also very grateful to you. Thank you so much. Thank you so much, sir. धन्यवाद थैंक सर, यू सर, नमस्कार सर। थैंक यू, नमस्कार थैंक यू, सर, बहुत अच्छा नमस्कार। लगा सर जो है, और आने वाले समय में फिर आपसे मार्गदर्शन लिया बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, ठीक है, बनारस जाके आपसे बात करेंगे। जी 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 सर। Thank you, ma'am, for giving us a golden opportunity. Thank you so much. As well. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू, मैम। मैम, आपकी वॉइस मुझे बहुत अच्छी लगती है। Thank you. हेलो। एंड आप, आज आपको देखें, आप भी बहुत अच्छी हैं। ठीक है मैम, थैंक यू।